हेलो दोस्तों, आज हमारा शीर्षक है लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक जो स्रोत हैं भारतीय इतिहास को समझने के लिए, उसके बारे में अभी हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास को तीन प्रकार से, तीन खंड में बांटा गया है। एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया। एंशिएंट इंडिया की समाप्ति 550 एडी के बाद में होती है, गुप्ता पीरियड के अवसान के बाद। उसके बाद में मिडिवल पीरियड मतलब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, और इसी पीरियड में राजपूत पीरियड भी है, सल्तनत पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है, और ब्रिटिश सरकार माने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन लगभग 100 वर्षों तक किए गए, 1757 से लेकर 1857 तक या 58 तक, ये पूरा पीरियड जो है वो मिडिवल पीरियड का है। आप इसको लेटर मिडिवल पीरियड और अर्ली मिडिवल पीरियड दो भाग में भी बांट सकते हैं। सल्तनत पीरियड को और राजपूत पीरियड को अर्ली मिडिवल पीरियड कहा जाता है, और मुगल पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो 100 वर्षों तक शासन किया गया अप टू 1858, उसको लेटर मिडिवल पीरियड के रूप में उसको निर्धारित किया गया है, पीरियोडाइज किया गया है। और आधुनिक पीरियड जो मॉडर्न एज है या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, मतलब आफ्टर द फेल्योर ऑफ 1857 रिवोल्ट बाय द ओल्ड ऑर्डर। और इसके बाद में आप जानते हैं कि हमारे देश में सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म्स बहुत तेजी से हुआ। राजा राम मोहन राय और महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे जो महत्वपूर्ण जो समाज सुधारक, धर्म सुधारक हुए, उन्होंने हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की लहर फैला दिया। और यही राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो बाद में विभिन्न प्रकार के संगठन खड़ा करने में मददगार हुआ, हेल्पफुल हुआ, और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। एंड स्वतंत्रता आंदोलन द्रुत गति से हमारे देश में बढ़ा, जिसमें आपको मैंने पहले के क्लास में बताया था कि उसका भी 3 फेज है: मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज। तो दोस्तों, ये हमारे भारतीय इतिहास का पीरियोडाइजेशन। अब मैं बारी बारी से स्रोत के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्राचीन भारत का जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन शुरू होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो उनका जो द्वारा जो लिपि का आविष्कार किया गया था, जो स्क्रिप्ट है उसको हम पढ़ नहीं पाए। वी कुड नॉट डिसाइफर टिल टुडे। ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। जबकि प्राचीन समय के जो 3 अन्य जो सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामियन सभ्यता या इजिप्शियन सभ्यता या चाइनीज सभ्यता, ये तीनों सभ्यता के जो लिपि हैं, स्क्रिप्ट हैं, उसको पढ़ा जा चुका है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो दोस्तों, इस कारण से हमारा जो साहित्यिक जो स्रोत है वो कहाँ से शुरू होता है?
वैदिक पीरियड से। और आपको मालूम है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद, और इसमें 1028 हिम्स हैं। 1028 हिम्स, जिसको कि ऋचा बोलते हैं, 1028 हिम्स हैं। सबसे छोटा वेद कौन सा है? यह ऋग्वेद है। क्यों कि अगर आप देखेंगे तो सामवेद के भी लगभग 1500 ऋचा हैं। हालांकि उसका जो ओरिजिनल जो ऋचा है वो ओरिजिनल केवल 79 है, बाकी जो ऋचा है वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसी तरह से यजुर्वेद के लगभग 1900 ऋचा हैं। और अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है, जिसमें कि 10,000 लगभग 10,000 ऋचा है, हिम्स हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरपोलेशंस किए गए हैं। तो ऋग्वेद का महत्व क्या है? ऋग्वेद का महत्व यह है कि 1028 हिम्स हैं, और ये सबसे पुराना 1500 BC से लेके 1000 BC तक ये इसका पीरियड है। इसके द्वारा हमें 2-3 चीज़ की जानकारी मिलती है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला कि गायत्री मंत्र, जो आप देखते होंगे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सुबह सुबह इस मंत्र का याप करते हैं, इसकी उत्पत्ति भी ऋग्वेद से हुई है। तो आपको क्वेश्चन एक बार मैं प्रीलिम्स में पूछा था कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट ऋचा है वह है पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति मतलब जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों ऋग्वेद के अंतिम भाग में यह पुरुष सूक्ति मिलता है, और इसमें बताया गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुंह से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाजुओं से हुआ है, और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुआ, थाई से हुआ है या पेट से हुआ है, और शूद्रों की उत्पत्ति पैर से हुआ है। और यह देखने वाली बात यह है कि पूरे ऋग्वेद में अंतिम चरण में यह शूद्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब समाज जो है ना शुरुआती समय में क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज, उसका क्रिस्टलाइज मतलब वर्गीकरण हुआ, और शूद्र जो है लास्ट में इसको जोड़ा गया है। तो ये जो ऑर्गेनिक ऑरिजिन ऑफ जो वर्ण है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। दोस्तों आपको मालूम है कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कमेंट्रीज। अगर ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते तो बहुत सारे जो वेदों के जो ऋचा हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, हम उसको समझ नहीं पाते। बिकॉज ऑफ द कमेंट्रीज ऑफ ईच एंड एवरी वेदास वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल हिम्स। हम जान सकते हैं। और सभी, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण कमेंट्री है, उसी तरह से यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण कमेंट्री है। तो इससे हमें, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा अरण्यक, और इसमें जो है ना अरण्यक जो है उसमें ऋषि मुनियों के बायोग्राफी के बारे में जानकारी मिलती है, साथ साथ फिलॉसफी के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ऐसे बहुत सारे जो है ना अरण्यक हैं वैदिक में, वैदिक ग्रंथों में, जैसे कि ऐत्रेय, संखायन, तैत्रेय, मैत्रानी, बृहदारण्य और छंदोग्य। ये बहुत सारे अरण्यक हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय, उस काल में लोग क्या सोचते थे, उनका इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया के बारे में हमारे ऋषि मुनि का क्या चिंतन था, इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी अरण्यक से मिलती है। इसके बाद उपनिषद,
उपनिषद मतलब अगर इसका शाब्दिक अर्थ है कि नज़दीक में बैठो। दोस्तों ये उपनिषद जो है ना कुल 160 है, 108 108 है। और जैसे कि आपने अभी हमारे राष्ट्रीय जो सत्यमेव जयते आप देखते हैं लिखा हुआ जगह जगह, तो वो किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। मुंडो उपनिषद से, ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यम और नचिकेता का जो प्रसिद्ध जो संवाद है, आपने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा हिंदी की क्लास में, तो इसका जो वर्णन है वो कठोपनिषद में मिलता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं उससे भी हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है। जैसे इस कठोपनिषद, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तरेय, छंदोग्य, बृहदारण्य, श्वेताश्वर, कौस्तुकी, मैत्रायणी, ये सारे जो उपनिषद हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वेदांग भी है। हर वेद के वेदांग हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे अथर्ववेद है, उसका वेदांग कौन सा है? आयुर्वेद जो पद्धति से जो हमारे यहाँ जो उपचार होता है लोगों का, तो ये आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का वेदांग है, उपवेद है वो। वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? छंद में वैदिक और लौकिक छंदों में प्रसोडी के बारे में जानकारी है। कल्प, जिसमें यज्ञ व्यवस्था और गृहस्थाश्रम के बारे में जानकारी है। ज्योतिष आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जानकारी। इसके अलावा निरुक्त, वेदों के बारे में जानकारी, खास करके वैदिक शब्दों की व्याख्या और शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण, और इसके अलावा व्याकरण। तो 6 प्रकार के वेदांग हमारे साहित्य खंड में है। इसके अलावा स्मृतियां हैं, और सबसे पुराना जो स्मृति है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? मनुस्मृति। और ये मनुस्मृति जो है, जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक बार जलाया कि इससे जो है ना ऊंच नीच का भाव उत्पन्न होता है और इसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, तो इस कारण से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। लेकिन दोस्तों अंग्रेज जब यहाँ आए तो सबसे पहले उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया, ताकि निर्णय देने के समय में जो जजमेंट करते थे तो उसमें उन्होंने मनुस्मृति को आधार बनाया। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने पूरी तरह से लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, आपने देखा होगा कि इंडियन पिनल कोड, जिसको कि ताजरात हिंद कहते हैं, या CRPC और एविडेंस एक्ट, ये 3 जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, और उन्होंने हिंदू लॉज और जो इस्लामिक लॉज है उसको सुपरसीड कर दिया। तो दोस्तों मनुस्मृति हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के पहले तक ये हमारा इम्पोर्टेंट हिंदू लॉज था, और इसके आधार पर इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के नियम, शादी विवाह या जो सिविल लॉज है उसका निर्धारण, इसके सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले का निर्धारण ये एक रेफरेंस बुक के रूप में काम करता था। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सारे इंपॉर्टेंट स्मृति हैं, जो कि इसको स्मृति को आप धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। ये धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राचीन समय के कानूनों के बारे में पूरी तरह से व्याख्या दी गई है। उसके अलावा जो हमारा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है महाकाव्य। आप जानते हैं कि हमारे पूरा कंपाइलेशन किया जैन साहित्यों का, और इसमें बहुत सारे जैन साहित्य, जिसमें कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, ये इसमें शामिल है जैन धर्म ग्रंथ में। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की जानकारी मिलती है। भद्र बाहु चरित्र में से
चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है और अंतिम समय में किस प्रकार उन्होंने जैना ट्रेडिशन में अपने शरीर का परित्याग, श्रवण बेलगोला कहां पर है, ये कर्नाटक में, वहां पर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो दोस्तों ये सारे जो अभी हमने आपको बताया ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बौद्ध साहित्य हो या जैन साहित्य हो या ब्राह्मण साहित्य हो। अब सेकुलर ग्रंथ के बारे में हम जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों सेकुलर साहित्य में, पंथ निरपेक्ष साहित्य में क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। पहला पाणिनि, आप जानते होंगे कि पाणिनि जो है सबसे बड़े वैयाकरण थे वर्ल्ड के, माने विश्व के। उनसे पहले कोई वैयाकरण नहीं हुआ था। मतलब वैयाकरण किसको बोलते हैं? द पर्सन हु नोज ग्रामर। और पाणिनि ने किताब लिखा था अष्टाध्यायी, और ये पूर्व मौर्य, क्योंकि उनका जो पीरियड है वो कब का है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, आप समझ सकते हैं। तो हिंदुस्तान इस मामले में सबसे पहला देश है जिसने कि व्याकरण का उदय किया। आप जानते हैं कि बिना व्याकरण का के ज्ञान का आप शुद्ध भाषा नहीं लिख सकते हैं। तो पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई जो अष्टाध्यायी किताब है, हालांकि वो है व्याकरण की किताब, लेकिन उससे हमें मौर्यों के पूर्व का इतिहास, 5वीं 4वीं शताब्दी पूर्व के इतिहास के बारे में हमें वहां के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का किताब है। अब दोस्तों इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? नंद वंश और मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के स्थापना के संबंध में जानकारी मिलती है। हालांकि ये बहुत बाद में किताब लिखी गई है, मैंने गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, लेकिन इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि किस प्रकार नंद वंश का अंतिम शासक धननंद ने कौटिल्य मतलब चाणक्य को बेइज्जत किया, और किस प्रकार कौटिल्य ने बदला लिया और चंद्रगुप्त को दीक्षित किया, और फिर दोनों ने मिलकर के पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और इस प्रकार से नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य की डायनेस्टी को स्थापित किया। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मुद्रा राक्षस किताब से, जिसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। दूसरा कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है, और इसमें कश्मीर राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें यह भी पता लगता है कि किस प्रकार से वहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी आते आते महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी थी और उन पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए गए थे। इसके बाद में बृहद कथा मंजरी, इसको क्षेमेंद्र ने लिखा है। ये सब आप नोट करते जाइए। क्षेमेंद्र, मौर्य काल की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके बाद में अर्थशास्त्र, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि उन्होंने राज्य के बारे में लिखा है, राजा के कर्तव्य के बारे में लिखा है, ये और विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका उल्लेख किया है, किस प्रकार से शासन जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी करता है और किस प्रकार से 27 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संचालन करने का काम विभिन्न प्रकार के तीर्थास जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनके द्वारा उसका संचालन किया जाता था, उसकी जानकारी मिलती है। और एक जानकारी और मिलती है कि राजा जो है वो शासन प्रशासन तो चलाएगा ही, साथ साथ वह धर्म प्रवर्तक भी होगा। मतलब वो धर्म, मतलब प्राचीन भारत में धर्म का मतलब ये नहीं है जैसे हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म जो अभी आप समझ रहे हैं। धर्म का एक व्यापक रूप है प्राचीन भारत में। धर्म मतलब राइटियसनेस, मोरल ऑर्डर, मोरालिटी, नैतिकता। और ये नैतिकता हर वर्ग के लिए, हर आश्रम के लिए अलग अलग होता था। जैसे ब्रह्मचर्य है 1 से लेकर 25 तक, उसके लिए धर्म का माने अलग है। माने अलग कैसे है कि उसका काम है विद्याधन करना, पढ़ना, ज्ञानोपार्जन करना, ना कि बीड़ी सिगरेट पीना, नशा पान नहीं करना। यह काम किसका है? ब्रह्मचर्य जो पालन करता है। जो गारहस्थ आश्रम में है 25 से 50 साल, उसका क्या काम है? अपने परिवार को सुख समृद्धि पहुंचाना, आर्थिक उपार्जन करना, बच्चों को पढ़ाना,
उसको अच्छे तालीम देना, अपने रिश्तेदारों को, जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, उनको मदद करना। और इसी तरह से वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 जो आश्रम हैं उसके हिसाब से धर्म के माने भी बदलते हैं। तो कौटिल्य क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि राजा का काम केवल शासन प्रशासन चलाना ही नहीं है, बल्कि उसका ये भी काम है कि वो धर्म प्रवर्तक रहेगा, अनैतिकता नहीं फैले, इमोरलिटी को बढ़ावा नहीं मिले, उस पर विशेष रूप से ध्यान देता। और एक बात और, अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं भी राजा जो है वो ईश्वर का अवतार लेता हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तक राजा को ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता। जैसे कि बाद के वर्षों में हमने देखा, जब हिंदुस्तान में कुषाणों का शासन हुआ, कनिष्क का शासन हुआ, तो उन्होंने चाइनीज थ्योरी ऑफ किंगशिप से प्रभावित होकर के उन्होंने हिंदुस्तान में भी डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप को लाया। और हिंदुस्तान में भी जो बहुत सारे राजपूत राजा या गुप्ता वंश के राजाओं ने अपने आप को ईश्वर का अवतार समझने लगा। लेकिन मौर्य के पीरियड में हम ये बात नहीं देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह से नीतिसार, अभी मैंने बताया था, कामंतक के द्वारा जो नीतिसार जो लिखा गया है वो गुप्ता पीरियड के बारे में डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करता है। वहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में, वहाँ के राजा के कर्तव्यों के बारे में, कौन कौन से अधिकारी किस प्रकार से काम करेगा, कितना बड़ा एरिया था, वहाँ पर प्रशासन के क्या नियम थे, सारे जानकारी जो है ना आपको नीतिसार में मिलता है। महाभाष्य जो पतंजलि का है उसमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मौर्यों के पतन के बाद में पुष्यमित्र शुंग का शासन हुआ और उसने शुंग वंश की स्थापना की। उसका पुत्र ही था अग्निमित्र, ठीक है, जिसमें कि उसी पर किताब लिखा है मालविका मित्रम कालिदास के द्वारा। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा यहाँ गुप्त काल के रचना के बारे में जानकारी मिलती है, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कालिदास जो था वो गुप्त पीरियड के समय का था। तो इसीलिए उन्होंने शुंग वंश के बारे में तो जानकारी लिखा है, क्योंकि अग्निमित्रम जो था वो पुष्यमित्र का लड़का था। तो उन्होंने जो मालविका अग्निमित्रम जो लिखा किताब, वो तो मालविका और अग्निमित्र के लव स्टोरी है, लेकिन उन्होंने गुप्त पीरियड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, लिखा है। उसी तरह से कालिदास का रघुवंशम है, और ये गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। और बाणभट्ट जो है हर्षचरित ने लिखा, जो ऑर्नेट संस्कृत स्टाइल में, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में लिखा है, और इसे हर्ष की जीवन और उसकी उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गौड़वाहो वाकपति के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कन्नौज शासक यशोवर्मा के बारे में जानकारी हमें मिलती है। विक्रमांक देव चरित बिल्हन के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। कल्याणी, आप जानते होंगे कि चालुक्य जो है वो ब्रांच आउट हो गया, एक बातापी में रहा जिसको बादामी कहते हैं, और दूसरा कल्याणी। तो कल्याणी के चालुक्य के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है विक्रमांक देव चरितम बिल्हन का ये किताब। रामचरित संध्याकर नंदी, ये जो है ना बंगाल के शासक रामपाल के जीवन के बारे में बताता है। कुमारपाल चरित जो है जयसिंह के द्वारा लिखा गया है, इसमें चालुक्य शासक कुमारपाल का यशोगान किया गया है। इसी तरह से राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखा गया, जिसके बारे में बता चुका हूँ, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल में 11वीं-12वीं शताब्दी के बारे में जानकारी दी गई है। पृथ्वीराज विजय जैनक के बारे में लिखा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों के बारे में, उसका जो मोहम्मद गोरी के साथ में जो युद्ध हुआ वो उसके बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया। जयानक इसका लेखक है पृथ्वीराज विजय का। और उसी तरह से गार्गी संहिता कात्यायन
ने लिखा है, जो यूनानी आक्रमण से संबंधित है, किस तरह से इंडो ग्रीक्स ने हमारे देश पर शासन उत्तर पश्चिम इलाके में आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। मत विलास प्रहसन में पल्लव नरेश महेंद्र के द्वारा 7वीं शताब्दी और वहाँ के सामाजिक और धार्मिक जानकारी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसमें भिक्षुओं और कपालिकों के व्यवहार पर व्यंग किया गया है। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा के द्वारा लिखा गया है, और ये इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें सतवाहन, मुंज, भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेल, जयचंद आदि के बारे में जानकारी दिया गया है। और यह एक जैन ग्रंथ है, प्रबंध चिंतामणि। मृच्छ कटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, और ये आम आदमी के लिए, इसमें जो नायक है और नायिका है वो आम आदमी है, और इसका मंचन 50 से ज़्यादा देशों में किया गया है मृच्छकटिकम का। और ये जो है वो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का विवरण करता है। 10 कुमार चरितम जो दांडी के द्वारा लिखा गया है, वो गुप्तकालीन समाज की और संस्कृति के बारे में डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो विदेशी जो यात्री हमारे देश में आए, उसने भी बहुत सारे वृत्तांत लिखे हैं। और जैसे में कि आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीस जो यूनानी सेल्यूकस का एम्बेसडर था, वो यहाँ पाटलिपुत्र में रहा था, और उसने डिटेल में मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में लिखा है। और उनका जो किताब है इंडिका, हालांकि वो किताब अब वो लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, उसके जो अंश हैं, वो बाद के लेखकों ने बहुत उसका उपयोग किया, खास करके प्लिनी ने, स्ट्रैबो ने। तो उससे हमें मेगास्थनीस के द्वारा जो उस समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, मिलिट्री और बहुत सारे म्यूनिसिपल व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में डायमेकस ये जो है बिंदुसार के समय में, ये भी यूनानी था और बिंदुसार के समय में एम्बेसडर था, और सीरिया के राजा का एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था डेमेकस। उसके बाद डायनोसिस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में प्लिनी, ये नेचुरल हिस्टोरी का प्रथम सदी में भारत रोम व्यापार के संबंध में विस्तृत विवरण लिखा हुआ है इन्होंने। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हिंदुस्तान आए थे, चाइनीज 5वीं शताब्दी, और उन्होंने 5वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, किस प्रकार बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था, वो सारी जानकारी जो है ना फाहियान ने अपने वृत्तांत में लिखा है। इसके बाद ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है। पूरे हिंदुस्तान ये पूरे घूमे, और वहाँ के वृत्तांत के बारे में, वहाँ के जानकारी के बारे में अपने वृत्तांत में लेख किया है। तो ये भी काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, क्योंकि ये अमरावती से लेकर के नालंदा यूनिवर्सिटी तक वो सब जगह घूमे थे। और हर्षवर्धन के साथ तो वो करीब 10-12 साल रहे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इलाहाबाद में जो हर्षवर्धन ने जो सेमिनार बुलाई थी विद्वानों का, उसमें भी वो शरीक रहे। तो इस तरह से उनके द्वारा जो प्रस्तुत अकाउंट्स है वो काफ़ी उपयोगी है प्राचीन भारत के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए।
इसके अलावा इत्सिंग एक चाइनीज लेखक है, वो भी यात्री रहे हैं और इस 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये हिंदुस्तान आए थे और इनके द्वारा भी पोस्ट गुप्ता पीरियड माना हर्षवर्धन के बाद, क्योंकि आपको मालूम हो कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हो गया था और इसके बाद ही आए थे, तो उस पीरियड में हिंदुस्तान की क्या आर्थिक स्थिति रही, सामाजिक रचना कैसा था, इसके बारे में इत्सिंग के द्वारा हमें बताया गया है। उसके बाद में हुइली, ये ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है और उन्होंने ह्वेनसांग के जो भारत यात्रा का वृत्तांत, ये सारा उनके अकाउंट्स में उपलब्ध है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे अरब यात्री हिंदुस्तान आए और जिसमें कि आपको अलवर्णी का भारत जो तहकीके हिंद, उनका जो किताब है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे, महमूद गजनी के साथ में, और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने तहकीके हिंद में उस समय के जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक जो रचना था, उसका उन्होंने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है। खास करके बहुत सारे जो राजवंश थे उस समय में, उसका भी वंशावली उन्होंने तैयार किया, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है। उसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तानियों का जो मनोदशा है उसका भी उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं, हिंदुस्तानी ये सोचते हैं कि उनसे बढ़िया देश कोई सा भी नहीं है, उनके किताबों से बढ़िया, मैंने वेद ग्रंथ से बढ़िया कोई किताब विश्व में नहीं है, उनके कल्चर से, संस्कृति से बढ़िया कोई भी कल्चर वर्ल्ड में नहीं है, उनसे ज़्यादा विद्वान दूसरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो ये आत्ममुग्ध होने की जो प्रवृत्ति है वो हिंदुस्तानियों में पूरी तरह से घर कर गया था और इसी कारण से महमूद गजनी हो या बाद के वर्षों में मोहम्मद गोरी या अन्य मुसलमान शासक या बाद में अंग्रेज, इस सारे आक्रमणकारियों के सामने में हिंदुस्तानी युद्ध में फेल होते गए, क्योंकि बाहर की दुनिया से में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या आविष्कार हो रहा है, इससे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे। बगदाद में क्या हो रहा है, जहां पर कि हाउस ऑफ विजडम बगदाद अब्बासिद खलीफाओं ने बनाया था और पूरे उस जमाने के वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े स्कॉलर वहां पर इकट्ठा होते थे और शास्त्रार्थ करते थे, उससे भी हिंदुस्तानी पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे। बहुत सारे मुसलमानों ने जो इन्वेंशन किए शुरू के वर्षों में, बाद में तो आप जानते हैं कि इस्लाम में धार्मिक कट्टरताओं का बोलबाला हो गया 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद से, और उसके बाद में जो वहाँ इस्लाम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो विशेष रूप से जो फोकस था अब्बासिद खलीफाओं के समय में, वो पूरी तरह से साइडलाइन हो गया और आज तक साइडलाइन ही है, क्योंकि कोई भी मुसलमान ये नहीं बता सकता है कि पिछले 200 वर्षों में उसने कौन सा आविष्कार या इन्वेंशन किया है। हालांकि वो 1000 वर्ष तक सबसे ताकतवर कौम रहे हैं, लेकिन ये दुर्दशा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अमंग दैम, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अब्बासिद खलीफाओं ने जो उसको जो बढ़ावा दिया था, उसको जो साइडलाइन किया उन्होंने, और मुल्ला मौलवी कठमुल्लाओं का जो इस्लाम पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, महिलाओं की स्थिति निरंतर घटती गई, समाज दक्यानुसी विचारधाराओं से पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया, तो इसी कारण से इस्लाम में साइंस का ह्रास हो गया। इसके अलावा सुलेमान ने 9वीं शताब्दी में यहाँ यात्रा किया, अल मसूदी जो बगदाद का यात्री था वो भी यहाँ पर यात्रा किया। तो इनके जो बहुत सारे जो यात्रा वृत्तांत हैं उससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। मेडिवल पीरियड, अब मेडिवल पीरियड में जो साहित्यिक जो सोर्स हैं उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे।
अब दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं कि अरबिक लोग और बाद में पर्शियंस ये इतिहास लेखन में बहुत ही दक्ष थे और इन्होंने यूनानियों से ये सीखा था। आपको मालूम है कि इतिहास का जो पितृपुरुष जिसको बोलते हैं, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप लिखेंगे हेरोडोटस। ये यूनान का रहने वाला था और सही ढंग से इतिहास लेखन का काम हेरोडोटस ने किया था। तो यूनानियों से सबसे पहले अरबों ने और उसके बाद में पर्शियंस ने इतिहास लेखन की विधि शुरू किया था। तो ये इतिहास लेखन में बहुत ही ज़्यादा दक्ष थे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहला तो जो सोर्स है वो कौन सा है, तारीख़ हिंद, जिसका लेखक कौन है, अलबर्नी, और इसके बारे में हम डिटेल आपको बता चुके हैं। दूसरा तज उल मासिर, यह हसन निजामी के द्वारा किताब लिखा गया है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो यहाँ पर मुस्लिम शासन व्यवस्था लागू किया था, उस शुरुआती पीरियड का जो व्याख्या प्रस्तुत करता है ताज उल मसीर, जिसके लेखक हैं निजामी, हसन निजामी। तीसरा तबाकत ए नासिरी, इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। चौथा तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बारनी, और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये दिल्ली के कोतवाल ऐन उल मुल्क के भतीजे थे और इनका दरबार में बहुत पहुंच था। तो इन्होंने, और बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, हालांकि कहीं कहीं वो पूर्वाग्रह से भी ग्रस्त रहे हैं। तो फिरोज तुगलक ने एक बार उनको हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है तारीख़ फिरोज शाही, उसमें हमें फिरोज शाह तुगलक और उसके पहले तुगलक खानदान के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरह से मोहम्मद तुगलक ने राजधानी को ट्रांसफ़र किया, या उन्होंने जो मुद्रा टोकन मनी जिसको कहते हैं, और किस तरह से वो फेल हुआ, गंगा यमुना के दोआब में किस तरह से उन्होंने दीवाने को ही, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द पर्पसेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि उस ज़माने में एक बहुत अभिनव प्रयोग था, वो शुरू किया था उन्होंने कृषि के विकास के लिए। ये सारी जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। उसके बाद में तारीख़ मुबारक शाही, ये सैयद डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसका जो लेखक है उसका नाम है याह्या बिन सरहिंदी। उसके बाद में तुगलकनामा, और इसके लेखक अमीर खुसरो, इसको पैरोट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तूतिए हिंद इनका उपनाम है, ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। खैजन उल फतूह, ये भी किताब खुसरो ने लिखा हुआ है। उसके बाद में किताब उल रहला, जैसे मैंने आपको बताया इब्न बतूता के द्वारा, जो मोरक्को का रहने वाला था और मोहम्मद तुगलक के समय में ये हिंदुस्तान आया था और करीब 6 साल तक ये दिल्ली का काजी भी रहा था। तो बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये वापस जाने के बाद में इन्होंने किताब उल रहला नाम का किताब लिखा था और ये बहुत ही ऑथेंटिक स्टडी है फॉर द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद जो मुगलों के पीरियड का जो हमें साहित्यिक सोर्स है वो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे कि तुजुके बाबरी, अब ये जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर ने जो पानीपत का युद्ध वो लड़ा था या खांडवा का युद्ध लड़ा था या मेदिनी राय के साथ में चंदेरी में युद्ध हुआ था या महमूद लोदी के साथ में उनका युद्ध बनारस के आसपास हुआ था,
ये सारे युद्धों के बारे में, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में, पशु पक्षियों और जानवरों के बारे में, यहाँ के आबो हवा के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, और किस तरह से गरीबी निचले तबके में था उसके बारे में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर ने अपने इतिहासकार अबू फजल को नियुक्त किया था, और जिसके द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा ये 2 किताब लिखे गए थे, जिसके आधार पर हम मुगल पीरियड के बारे में जानते हैं, मनसबदारी सिस्टम के बारे में जानते हैं, उस समय की शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। और इसके अलावा तुजुके जहांगीर ने अपने शासन के समय में जो क्या जो उसकी उपलब्धियां हैं, लाहौर और कश्मीर के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में पूरा उल्लेख किया है। अपनी कमजोरियों के बारे में भी लिखा है कि किस तरह से वो शराब के गिरफ्त में पहुंच गए हैं। ये सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद गुलबदन बेगम जो हुमायूं की भी बहन थी, उसके द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है, जो उस समय में शेरशाह और हुमायूं के बीच जो भिड़ंत हुआ चौसा में और कन्नौज में, और उसके बाद अल्टीमेटली हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा और किस तरह से त्रासदी से उसे गुजरना पड़ा, इसके बारे में जानकारी हमें इस हुमायूंनामा से मिलती है। पादशाहनामा ये किताब है जिसको कि शाहजहां ने हमीद लाहौरी नामक इतिहासकार को डिप्यूट किया था लिखने के लिए, और ये शाहजहां के पीरियड के बारे में लिखता है। इसी तरह से मुंतखब उल लुबाब खफी खान जो है वो औरंगजेब के पीरियड के बारे में पूरे इतिहास लिखता है कि किस तरह से औरंगजेब के समय में विद्रोह हुए और औरंगजेब किस प्रकार से असफल हुआ। ये सारी बातों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। बताया था मॉडर्न पीरियड और ये 19वीं शताब्दी के माने सेकंड पार्ट से शुरू होता है। सेकंड पार्ट आफ्टर 1857 जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जब हमारे जो रियासत थे, देसी रियासत, उनके द्वारा विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। दैट वाज ए ओल्ड ऑर्डर। तो उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जब सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हमारे देश में तेज गति से हुआ, हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से शुरू हो गया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1829 में राम मोहन राय के नेतृत्व में सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया था। उसी तरह से गुलाम प्रथा को 1840 के दशक में अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की केवल जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही शुरू होता, माने उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से ही होने लगा था, लेकिन इट वाज इन एम्ब्रायो फॉर्म, माने गर्भावस्था में था। उसका असली जो प्रकटीकरण हुआ, जो मैनिफेस्टेशन हुआ, वो हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना हिंदुस्तान में व्याप्त कर गई। तो दोस्तों, ये राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ क्या होता है? हमने आपको सोशियोलॉजी क्लास में बताया था कि व्हेन देयर इज ए फीलिंग ऑफ वननेस, एक ही कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हैं, चाहे हमारा धर्म कोई सा भी हो, जाति कोई सा भी हो, पंथ कोई सा भी हो, भाषा कोई भी हो, हम कहीं के भी बिहार के हों या जम्मू कश्मीर के हों या महाराष्ट्र के हों, उसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो नेशनलिज्म जो है वो एक फिक्स टेरिटोरियल एरिया, माने निश्चित भूभाग में पैदा होता है, और वहाँ के लोग शासन प्रशासन में अपनी भूमिका चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो क्या है? राष्ट्रवाद का।
मरने मिटने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। यह है राष्ट्रवाद की भावना। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ और उसको कब्जा कर दिया मोहम्मद कासिम ने, 19 साल का लड़का ने, जो हजाज के मतलब इराक के गवर्नर का सन इन लॉ था, दामाद था, तो एक भी राजपूत शासक या हिंदू शासक, क्योंकि काबुल में तो उस समय में हिंदू शासक था, हिंदू शाही किंगडम था, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया उसे। अगर उसी समय राजपूताना के राजपूत या काबुल के या पंजाब के हिंदू शासक अगर उससे मुकाबला करते तो मोहम्मद कासिम तो वहीं से भाग जाता, लेकिन हिंदू शासक दहीर को अकेले सामना करना पड़ा और उसकी हार हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे सिंध और मुल्तान का एरिया पूरी तरह से वहां पर इस्लामाइजेशन हो गया, सारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया उन्होंने। और आज की स्थिति क्या है कि 1947 में सिंध के आबादी 90% मुसलमान था और सबसे पहला सिंध का असेंबली था जिसने पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए प्रस्ताव पारित किया था। यह याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को। तो दोस्तों, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका सोर्स क्या क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे धर्म सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया और उन्होंने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। और उनका नारा था बैक टू वेदास। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद के विभिन्न प्रकार के जो उनके लेक्चर हैं, शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 में, ठीक है, शिकागो अमेरिका में है, बहुत बड़ा शहर है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है शिकागो। तो यहाँ जो उन्होंने जो हिंदू धर्म के बारे में जो व्याख्या प्रस्तुत किया, जो एक लैंडमार्क स्पीच है, जिसने पश्चिमी देशों को हिंदू धर्म को समझने के लिए बाध्य किया। और इसी तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसके अलावा राम मोहन राय और उनकी संस्था ब्रह्मो समाज, और उनके द्वारा जो पत्रिका निकाले गए पर्शियन में, बंगला में, अंग्रेजी में, क्योंकि वो 14 भाषा से ज़्यादा के जानकार थे, ये सारे जो है ना सोर्स मटेरियल हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। अंग्रेज इतिहासकार ने भी बहुत सारी किताबें लिखी इस पीरियड में, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, और V.A. स्मिथ ये भी बहुत ज़्यादा सोर्स मटेरियल है। और करीब 150 वर्षों तक ये ICS जो बनते थे ब्रिटेन में, उनके कोर्स मटेरियल में ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहता था। इसके अलावा जेम्स मिल ने भारत के इतिहास पर 3 वॉल्यूम लिखा हुआ है, वो भी हमारा सोर्स मटेरियल है। इसके अलावा मैक्स मूलर ने बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन किया, मनुस्मृति का भी ट्रांसलेशन किया गया। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिस्कवर किया, मतलब उसको डिसाइफर किया, पढ़ लिया उसको, और उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली अशोक के बारे में। इसके अतिरिक्त
स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं का प्रकाशन करना शुरू किया, जैसे सोम प्रकाश, जैसे मराठा, जैसे केसरी, जैसे यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, हरिजन, बहुत सारी पत्रिकाएं आप देख सकते हैं किताबों में। ये सारे जो है पत्र पत्रिकाएं उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस पीरियड का सोर्स मटेरियल है। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने एक नया परिपाटी डेवलप किया कि सर्वे करने का। उनका मानना था कि अगर कहीं पर शासन प्रशासन करना है तो हमें सर्वे करना चाहिए ताकि वहाँ की जानकारी हमें मिल सके, वहाँ पर समाज का ताना बाना क्या है, सोशल कंपोजिशन कैसा है, क्षेत्रीय विषमता है या नहीं है। तो वहाँ अगर ये जानकारी हमें मिलती है तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर में शासक वर्ग को, प्रशासक को शासन चलाने में सुविधा होती है। तो सर्वे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिफरेंट सर्वे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो है वो भी बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, क्योंकि अंग्रेजों ने एक प्रैक्टिस शुरू किया था कि कोई भी मुंह जवानी बात नहीं होगा। अगर गवर्नर प्रेसिडेंसी, अगर 3 प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता, अगर ये गवर्नर, अगर गवर्नर जनरल के साथ में या गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ में अगर कोई बात कहना चाहता है तो उसे पत्राचार राइटिंग में लिख के देना होता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भी राइटिंग में पत्राचार करता था। हालांकि टेलीफोन पर भी बात करते थे, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं लिखा जाता तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन नहीं होता था। तो ये जो पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुए हैं विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, कलेक्टर का वहाँ के गवर्नर, स्टेट किसी स्टेट के गवर्नर के साथ में, या तहसीलदार का कलेक्टर के साथ में, तो शासकीय अधिकारियों का कॉरेस्पॉन्डेंस आज भी हो रहा है। तो ये जो पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं ये हमारे बहुत बड़े स्रोत हैं उस पीरियड को जानने के लिए। साथ साथ थाना के जो रिकॉर्ड हैं, जैसे VCNB है, विलेज क्राइम नोटबुक, जैसे हिस्ट्री सीट, आप दोस्तों जानते होंगे हिस्ट्री, थाने में हिस्ट्री सीट भी रखा जाता है। और हिस्ट्री सीट किसका खोला जाता है? पुलिस अधीक्षक के आदेश से हिस्ट्री सीट किसी व्यक्ति को खोला जाता है जो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया है, मन आदतन अपराधी हो गया है, 10-20 अपराध हैं, खास करके प्रॉपर्टी संबंधी क्राइम। तो ये सारी जानकारी जो है थाना स्तर पर भी जो है हमें उस इलाके के बारे में जानकारी मिलती है। और विलेज क्राइम नोटबुक हर एक विलेज के बारे में, वहाँ के लोगों का रहन सहन, जीविकोपार्जन के साधन, इसके अलावा वहाँ कौन कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कौन गुंडा बदमाश है उस गांव में, ये सारे चीज़ों का उल्लेख थाना प्रभारी के द्वारा VCNB में किया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेंसस, दोस्तों इसको बोलते हैं जनगणना। आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने 1872 में जनगणना शुरू किया था और उसके बाद में हमेशा 10 साल पर जनगणना हुआ। अभी 2021 में जनगणना होगा क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ था। और ये जनगणना जो होता है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है, वयस्क लोगों का कितना हिस्सेदारी है आबादी में, बच्चे कितने हैं जो नॉन परफॉर्मर हैं, मतलब काम नहीं कर सकते हैं, 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे। तो सामाजिक जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, वो किस प्रकार का बनता जा रहा है। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति क्या है, किसके पास में कितनी गाड़ी है, टीवी है, ये सारे जो चल संपत्ति है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कहने का आशय ये है कि जनगणना से बहुत सारी जानकारी
मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में सहूलियत मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ने किताबें लिखी हैं, जैसे बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया, जो कि एक स्थापित किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे, या गांधी जी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, उन्होंने लिखा, जो 1920 तक का उनका पूरा जीवन की कहानी को दर्शाता है। तो इस बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी या फ्रीडम फाइटर्स ने उस जमाने के किताब लिखे हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अंग्रेजों ने भी बहुत किताब लिखा है। फ्रीडम एट मिडनाइट आप जानते होंगे, ये प्रसिद्ध किताब है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। ये बहुत सारे जो किताबें लिखी, तो मॉडर्न इंडिया में किताबों की माने सोर्सों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में हमें पसीने छूटते हैं, उसका सही ढंग से व्याख्या करने के लिए हमें प्रयासरत होना पड़ता है, क्योंकि सोर्स मटेरियल बहुत कम है। मॉडर्न इंडिया आते आते हमारे पास में सोर्सों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस सोर्स मटेरियल को निरपेक्ष रूप से उसकी व्याख्या करें, ना कि किसी वाद के चक्कर में फंसे, किसी इज्म के चक्कर में। जैसे मैंने कल आपको हिस्टोग्राफी के बारे में बताया था कि लोग, बहुत सारे इतिहासकार अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अपना हित बढ़ाने के लिए, वो उस आधार पर मटेरियल जो अवेलेबल, जो सोर्स मटेरियल है, उसका उपयोग करके, इंटरप्रिटेशन करके अपने एजेंडा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये ठीक बात नहीं है। सत्य से कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जो देश, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था मंडूक उपनिषद, जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते, कि ओनली ट्रुथ विल ट्रूम्फ, केवल सत्य ही विजय होगा। इसका माने क्या होता है? आखिर इतिहास का माने क्या होता है? इतिहास का माने है कि टू सर्च आउट ट्रुथ, सत्य को उद्घाटित करना। अगर जो व्यक्ति सत्य को उद्घाटित नहीं करता, जो लेखक हो या इतिहासकार हो, वो अपने देश के साथ में गद्दारी करता है। और बहुत सारे जो राजवंश हैं वो समाप्त इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने सत्य को झुठलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से उनका डाउनफॉल हो गया। थैंक यू वेरी मच।